नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। सबसे मजेदार खबर यह है कि यमन ने 2 जहाजें क्या गिराई, लगातार मिसाइल्स क्या फेंके। इजराइल फिर पहुंच गया है अमेरिका के पास ये कहने के लिए, ये मिन्नत करने के लिए कि यमन के खिलाफ एक जंग छेड़ी जाए जिसमें आप भी शामिल हो। ईरान से लड़ने की बात करते हैं, जाने किस किस से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन हूथी यानी यमन जैसे छोटे से देश से लड़ने के लिए भी इनको अमेरिका की मदद चाहिए। आपको याद होगा अमेरिका पहले भी बमबारी कर चुका है यमन के ऊपर, और फिर जब उसकी समझ में आ गया कि उसके हथियार और पैसे सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, तो उसने बिना इजराइल को बताए चुपचाप यमन के साथ समझौता कर लिया। उसके बाद से यमन लगातार हमले कर रहा है। इजराइल कई बार यमन में हमले करने की कोशिश कर चुका है, हमले कर भी चुका है, लेकिन हूथी झुकने को तैयार नहीं है। अभी एक के बाद एक उन्होंने 2 शिप्स गिराई हैं और कहा है कि रेड सी से किसी ऐसे जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा जिसकी मंजिल इजराइल हो, इजराइल का कोई पोर्ट हो, खासतौर पे एलियत पोर्ट जो उनका है, उसकी जहाजें रेड सी से ही जा सकती हैं। तो एलियत पोर्ट वीरान पड़ा हुआ है, जहाजें वहां से जा नहीं पा रही हैं। कंपनियां अपनी जहाजें भेजने से मना कर रही हैं। मामला सिर्फ इतना सा है कि अपनी पर आ जाएं और हिम्मत और ताकत के साथ मुकाबला करे। तो अगर यमन जैसा छोटा सा देश मुकाबला कर सकता है इजराइल का, तो कौन और नहीं कर सकता है। उधर ईरान से भी एक बड़ी खबर आई है। आपको याद होगा कि यूएस बेसिस पर जो अल उदैद बेस था कतर में यूएस का, उसके ऊपर जो हमला किया था ईरान ने, दावा यह किया गया था कि यह हमला तो बता के किया गया था, पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब खबर यह आ रही है, क्रैडल ने यह खबर छापी है, खबर यह आ रही है कि वहां पर $15 मिलियन की कीमत का एक यूएस कम्युनिकेशन डोम था और ईरान के हमलों में वो यूएस कम्युनिकेशन डोम पूरी तरह से तबाह हो गया। यानी पहली बात तो ये कि ये झूठ था जो कतर ने कहा था कि सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया। कम से कम 1 या 2, मैंने उस समय भी कहा था कि कम से कम 1 या 2 मिसाइल जमीन तक पहुंची हैं, क्योंकि जिस तरह का शोर बरपा हुआ था, जिस तरह से धरती हिलने की खबर आई थी, वो बिना जमीन पर मिसाइल के पहुंचे नहीं हो सकता था। और अब यह खबर आ रही है कि न केवल मिसाइल जमीन पर पहुंची थी, बल्कि यूएस के कम्युनिकेशन डोम को तबाह करने में कामयाब रही थी, जिसकी कीमत $15 मिलियन बताई जा रही है। तो यह लड़ाई इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी कोई बहुत सस्ती नहीं पड़ी, अच्छा खासा नुकसान वहां पर हुआ। बाकी अपडेट्स की तरफ चलो, उसके पहले इतिहास की एक घटना आपको बता देता हूं। यह वक्त था जुलाई 1995 का, यही आज और कल का दिन था, और जगह है बोस्निया हर्जेगोविना, जहां पर उस समय संघर्ष चल रहा था। वहां पर सेना थी बाकायदा यूएन की पीस कीपिंग फोर्स थी, शांति सेना थी, और उसने जिम्मेदारी ली थी कि वहां के मुसलमानों को वो कुछ होने नहीं देगी, उनको बचाएगी, उनकी रक्षा करेगी। उनके लिए एक सेफ जोन बनाया गया था कि सेफ जोन में वो रहेंगे तो उनके ऊपर कोई हमला नहीं होगा। लेकिन स्रेब्रेनिका नाम की जगह पर 8,000 से ज्यादा मुसलमानों को मार दिया गया। 8,000 से ज्यादा मुसलमानों को मार दिया गया। यह कहने और सुनने में भी बेहद मुश्किल है। 8,000 लोगों को मार दिया गया। बाद में आईसीसी में इसका मुकदमा चला, और आपको बताऊं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार माना गया कि जेनोसाइड हुआ है। 8,000 लोग मारे गए हैं, उनकी कब्रें बनी। पूरा किस्सा यह था कि नीदरलैंड की आर्मी वहां पर थी, यूएन की तरफ से वो तैनात थी, और उसने एक जोन बनाया था जिसको कहा था कि यह सुरक्षित जोन है और इस जोन में जो लोग रहेंगे वो नहीं मारे जाएंगे। लेकिन नीदरलैंड के 8 सैनिकों का अपहरण कर लिया गया, और जब अपहरण कर लिया गया तो अपने 7-8 लोगों को छुड़ाने के लिए इन 7-8 हजार लोगों को दांव पे लगा दिया गया, और फाइनली यूएन की सेना इनकी रक्षा नहीं कर पाई। यह मामला बाद में जब मुकदमा चला तो इतना बड़ा हुआ कि नीदरलैंड की एक सरकार ने भी इस्तीफा दे दिया। बड़ा मेमोरियल बना हुआ है जहां सबकी लाइन से कब्रें बनी हुई हैं। अभी कल एक वीडियो आई थी जहां एक बेटी जिसके माँ बाप को मार दिया गया था, वो अपनी डिग्री लेकर आई थी और अपने बाप की कब्र के सामने खड़ी थी। यह किस्सा मैंने क्यों सुनाया? फ्रांचेस्का अल्बनीज ने कहा, अभी हाल में ही कहा, कि स्रेब्रेनिका से हमने कोई सबक नहीं लिया और इसीलिए गजा में जो जेनोसाइड हो रहा है उसको हम रोक नहीं पाए। यूएन की सेना, यूएन की वो सारी बातें तो होती हैं,
लेकिन जहां वाकई उनकी जरूरत होती है, जहां वाकई किसी को बचाना होता है, वो कामयाब नहीं होते। इमदाद जो लोग लेने आ रहे हैं उनको भी लाइन लगाकर जो खड़े हैं उनको भी मार दिया जा रहा है। और पिछले 642 दिनों से जो लगातार एक नरसंहार चल रहा है गजा के अंदर, उसको रोकने में यूनाइटेड नेशन और दुनिया की सारी ताकतें जो हैं वो बुरी तरह से नाकामयाब हैं। बल्कि सवाल तो ये है कि क्या वाकई वो उसको रोकना भी चाहती हैं। गजा के जो हालात हैं, एक बार आपको याद दिला दूं, 642 दिन हो गए हैं गजा के ऊपर हमले होते हुए। 57,762 बच्चे मारे गए हैं। 1,37,656 लोग घायल हुए हैं। किसी का हाथ कटा है, किसी का पांव कटा है, किसी की आंखें हमेशा के लिए चली गई हैं। और 11,000 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। और सीज फायर की बात जब भी आती है तो किसी न किसी बहाने टाल दी जाती है। आज इजराइल के एक अखबार में खबर यह है कि पिछली बार जब सीज फायर की बात फाइनल हो गई थी वो इसलिए टल गई क्योंकि स्मॉट्रिच ने, जिसका सहयोग मिलता है सरकार बनाने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को, उस स्मॉट्रिच ने धमकी दी थी कि अगर सीज फायर हुआ तो मैं सरकार से समर्थन वापस ले लूंगा। इसलिए अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए नेतन्याहू ने किसी भी तरह से सीज फायर नहीं होने दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जो साफ बताता है कि किस तरह से जब भी सीज फायर तक बात पहुंचती है तो नेतन्याहू उसमें कोई ना कोई फंदा फंसा देता है। इस बार भी यही हो रहा है। सारे मामले तय होने हैं और बड़ी आसानी से तय हो जाएंगे, कोई बहुत बड़े मामले नहीं हैं। एक मामला है कि मैंने आपको उस दिन बहुत डिटेल में बताया था 2 दिन पहले कि जो पूरा एक कॉरिडोर आपने बनाया हुआ है गजा के बीचों बीच में, उस कॉरिडोर से आप सेना हटाने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू कह रहा है मैं यहां से सेना नहीं हटाऊंगा। और वहां पर अगर आईडीएफ रहती है तो सीज फायर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नंबर एक बड़ा हिस्सा गजा का वैसे ही इजराइल के पास चला गया, और नंबर 2, अगर वहां पर आर्मी रहेगी तो वो गजा के ऊपर कभी भी हमला कर सकती है, कभी भी कोई हरकत कर सकती है। इसलिए हमास वहां पर इजरायली सेना की मौजूदगी के बिल्कुल खिलाफ है। अब खबर यह आ रही है कि ट्रंप ने कहा है कि ठीक है, इस मुद्दे को बाद में सुलझा लेंगे, बाकी जो मुद्दे हैं अभी फिलहाल इस पर बात कर लो। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ट्रंप इस बार सीज फायर को सीरियसली ले रहा है और हो सकता है कि सीज फायर हो भी जाए। और दूसरी बात यह समझ में आ रही है कि उसको शायद यह पता है कि इजराइल जानबूझकर हर बार सीज फायर रोकता है, और इस बार उसका जो बहाना है वो उस कॉरिडोर से किसी भी तरह अपनी सेना को ना हटाने का है। तो हो सकता है बाद में वो प्रेशर देके कोई रास्ता निकाले, लेकिन अभी फिलहाल सीज फायर की बातचीत अटकी हुई है, कहीं आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। इन सबके बीच लगातार आप देखेंगे हेल्थ वर्कर्स को और जर्नलिस्ट को, सहाफियों को लगातार मारा जा रहा है। अगर आंकड़े देखना है तो 229 जर्नलिस्ट, पत्रकार, सहाफी वहां पर मार दिए गए हैं। एक सवाल उठता है कि आखिर सहाफियों की हत्या क्यों हो रही है? आखिर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो वहां के लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो घायल हैं उनकी इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्यों मारा जा रहा है? जवाब बड़ा आसान सा है, जरा सा दिमाग पर जोर देना है। इजराइल भी जानता है कि आज नहीं कल उसको इंटरनेशनल कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोर्ट में उसकी पेशी होगी। जो हेल्थ वर्कर है उसने अपनी आंखों से देखा है कि बच्चों के साथ, औरतों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, किस तरह सलूक किया गया है, किस तरह गोलियां मारी गई हैं। और जो सहाफी हैं वो तो उन इलाकों में घूम ही रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसकी हकीकत उनके कैमरों, उनके दिमाग दोनों में कैद है। तो अगर मुकदमा चलेगा तो ये दोनों सबसे बड़े गवाह बनेंगे, हेल्थ वर्कर्स गवाह बनेंगे। वो बताएंगे अस्पतालों पर किस तरह से हमला हुआ। जब इजराइल कहेगा अस्पतालों में आतंकवादी थे, तो वो हेल्थ वर्कर्स जो गजा के बाहर के हैं वो बताएंगे नहीं, उन अस्पतालों में बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं, और इजराइल का दावा झूठा पड़ेगा। ये गवाह बन जाएंगे। इसलिए पहले ही इन गवाहों को खत्म करने का काम कर रहा है इजराइल। मुझे नहीं लगता कि इतना शैतानी मुल्क दुनिया में कोई और होगा जहां उसको मौका मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ हत्याएं कर रहा है। आप सोच के देखिए, कहा गया था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर एड पहुंचाएंगे, इमदाद पहुंचाएंगे। जो सेंटर बनाया गया इमदाद का, जहां पर लोग लाइन लगाते हैं इमदाद लेने के लिए, वहां पर अभी तक 800 लोगों को मारा जा चुका है। 798 यानी 800 के आसपास की ये संख्या आ रही है। जो इमदाद लेने आए बच्चों को मार दिया गया। अभी कल की खबर थी कि 3-4 बच्चे लाइन में लगे हुए थे, उनको गोली मार दी गई। इसके पहले भी हमने देखा है कि इमदाद जो लेने लोग आए हुए थे उनको मार दिया गया। हारिस जो इजराइल का अखबार है, उसने बहुत क्लियर ये बात छापी हुई थी
कि उससे सैनिकों ने कहा था कि हमें आदेश दिया गया था कि कोई खतरा हो या ना हो, लेकिन जब इमदाद के लिए लोग लाइन में लगे हों तो उनको मार दिया जाए। रफा को पूरा खाली करा लिया गया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और अब वहां पे कंसंट्रेशन कैंप बनाने की बात चल रही है। कैंप होगा जिसमें फलस्तीनी रह पाएंगे और जो उस कैंप से बाहर होगा उसको हमास से जुड़ा हुआ माना जाएगा, उसको गोली मार दी जाएगी। ये सारा कुछ वहां पे हो रहा है। आप और अगर सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। बच्चों का जो फार्मूला होता है, यानी बेबी फूड जो होता है, अपने यहां भी सेरेलक वगैरह होता है जो बच्चों को दिया जाता है, इजराइल वो नहीं पहुंचने दे रहा है गजा के बच्चों के पास, क्योंकि वो चाहता है कि गजा के बच्चे भूख से और कुपोषण से, माल न्यूट्रिशन से मर जाएं। आप सोचिए कि दूध का जो डब्बा जाएगा या फिर बेबी फूड का जो डब्बा जाएगा, उससे कौन सा आतंकवाद बढ़ेगा? वो तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के काम आ सकता है। लेकिन अगर उसको भी रोका जा रहा है तो शैतानी इरादे बिल्कुल साफ है। जो लोग बार बार इसको 7 अक्टूबर से जोड़ते हैं उनको एक बहुत पुराना अखबार दिखा रहा हूं। 26 जुलाई 1938 का आप जोड़ लीजिए कितने साल पुराना है। तकरीबन 86 ईयर्स पुराना यह अखबार है। जुलाई 26, 1938 का। इस अखबार में बताया गया है जब इजराइल बना भी नहीं था, अभी यहूदी आना शुरू कर रहे थे, वहां पर हाइफा के पोर्ट पर एक विस्फोट हुआ था जिसमें 100 लोग मारे गए थे। तो इजराइल के आतंकवाद का इतिहास इतना पुराना है। जैसे जैसे वो फलस्तीन में घुसते गए, आतंकवाद के सहारे, बंदूक के सहारे, बम के सहारे और अमेरिका और इंग्लैंड के सहारे उन्होंने लगातार फलस्तीनियों को सिर्फ और सिर्फ तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की है। इन सबसे अलग एक और खबर आई है। आपको याद होगा कि फ्रांस और सऊदी अरबिया एक मीटिंग करने वाले थे, एक समिट करने वाले थे फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा देने के लिए, जिस पर अमेरिका काफी नाराज था। यह जून में मीटिंग होनी थी, लेकिन कहा गया कि ईरान वाले वार के चलते यह मीटिंग टल गई। अब खबर यह आ रही है कि जुलाई के एंड में, यानी इसी महीने के एंड में 28 और 29 तारीख को फ्रांस और सऊदी समिट में हिस्सा लेंगे, जिसमें कुछ और मुल्क भी होंगे और यह फैसला लिया जाएगा कि फलस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा दिया जाए। इस दर्जे से भी तुरंत तो कुछ नहीं बदलने वाला है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा है इजराइल के ऊपर, वो प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, ये हुआ है कि पूरी दुनिया में फलस्तीन के समर्थन में लोग खड़े हुए हैं। अभी जब ईरान वार हुआ था तो सबको यह समझ में आया था कि इजराइल जो है वो अग्रेसर है, इजराइल ने हमला किया है। आज जो ईरान की एम्बेसी है इंडिया में, उसने एक वीडियो जारी किया है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि फलस्तीन के समर्थन में सारी दुनिया में, इसमें यूरोप के देश भी हैं, इसमें अमेरिका के देश भी हैं, इसमें एशिया के देश भी हैं, इसमें अफ्रीका के देश भी हैं, सारी दुनिया में किस तरह से समर्थन आया है। और यही जो अवाम का समर्थन है वो हुक्मरान को मजबूर कर रहा है कि फलस्तीन पर खुद को बदलें, फलस्तीन को लेकर अपना रुख बदलें। तो अगर यह समिट होती है फ्रांस और सऊदी अरबिया की और इसमें फलस्तीन को आजाद मुल्क देने का वायदा किया जाता है या फिर प्रस्ताव पास किया जाता है, तो ये एक बड़ी खबर होगी। एक और खबर है जो बेहद इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को मोहम्मद खलील की याद है? मोहम्मद खलील वो लड़का था, वो फलस्तीनी लड़का था जिसको कहा यह गया था कि ये आंदोलनों में शामिल था फलस्तीन के समर्थन में, इसलिए इसको मुल्क से बाहर किया जाएगा, अमेरिका से बाहर किया जाएगा। इसको जेल में भी डाला गया था, लेकिन इसको रिहा कर दिया गया। जज साहब ने इसको रिहा कर दिया। अब इसने ट्रंप के ऊपर $20 मिलियन का केस किया है कि आपने इतने महीने मुझे जेल में रखा, $20 मिलियन का हर्जाना मुझे दीजिए। अब यह केस किधर जाता है, इसमें क्या फैसला होगा, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक और बात जाननी जरूरी है। अमेरिका में जो लोग रहते हैं, अमेरिकी नागरिक, वो दुनिया के किसी भी देश में रहते हैं, अगर उनको खरोंच भी आ जाए तो अमेरिका में शोर मच जाता है। बहुत सारे फलस्तीनी ऐसे हैं जो अमेरिका के नागरिक हैं। कल की खबर है कि वेस्ट बैंक में 2 फलस्तीनियों को पीट पीट के मार डाला गया, लिंचिंग की गई, वैसे ही जैसे हमारे यहां हिंदुस्तान में लिंचिंग की खबरें आती रहती हैं। अब इन 2 में से एक जो था फलस्तीनी, वो बेसिकली अमेरिका का नागरिक था, उसका जो पासपोर्ट था अमेरिका का पासपोर्ट था। अब अमेरिका के सिविल राइट मूवमेंट के लोग पूछ रहे हैं कि हमारा एक नागरिक मारा गया है,
आप इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो होम डिपार्टमेंट कह रहा है हमको इसकी जानकारी है, लेकिन हम उनकी प्राइवेसी बचाने के लिए ज्यादा इस पर बात नहीं कर रहे हैं। बेकार की बात है। इसके पहले भी फलस्तीन का समर्थन करने वाले अमेरिकी नागरिक फलस्तीन में मारे गए हैं। एक पत्रकार आई थी जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, जिसने वीडियो वगैरह बनाया था और उसको बुलडोजर के नीचे कुचलवा दिया था आईडीएफ ने, इजराइल की सेना ने। वो अमेरिकन नागरिक थी, लेकिन उसके खिलाफ, जिन लोगों ने यह काम किया था उनके खिलाफ कुछ खास नहीं हुआ। तो ये उम्मीद करना कि जिन लोगों को, जिन 2 फलस्तीनियों को वेस्ट बैंक के आतंकवादियों ने, गुंडों ने पीट पीट के मार डाला है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा या उन्हें कोई सजा होगी, ये उम्मीद करना तो बेकार है। लेकिन इंटरनेशनली दुनिया भर में जिस तरह से इजराइल की ये इमेज जा रही है, ये आप यकीन जानिए कि आज नहीं तो कल इजराइल को इतना अकेला पड़ना है कि अमेरिका को भी कीमत चुकानी पड़ेगी उसकी मदद करने की। फिलहाल इजराइल एक ही कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे अमेरिका को यह समझाए कि ईरान के ऊपर दोबारा अटैक करो। अमेरिका फिलहाल ईरान के ऊपर अटैक करने की सिचुएशन में दिख नहीं रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि तुरंत फुरत कोई अटैक होगा, लेकिन कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। जब जो होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो, जिनको दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। और मैंने पहले भी अपील की है, अब भी अपील कर रहा हूं कि अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। ज्वाइन बटन आप दबाएंगे तो हमारी मेंबरशिप आप ले सकते हैं। 3 रुपए रोज से भी कम की आपकी ये मेंबरशिप हमें बहुत बड़ी ताकत देगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।